नमस्कार दोस्तों, सक्सेस विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को करेंगे, यानी खिलजी वंश को जानने वाले हैं इस वीडियो में। और खिलजी वंश से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ये सारे फैक्ट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं परीक्षाओं की दृष्टि से, और इसमें कुछ ऐसे भी फैक्ट्स हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते रहते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है 1206 ईस्वी में। ठीक है, 1206 ईस्वी में गुलाम वंश से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। और गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की 1206 ईस्वी में, और 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का काल रहा है, यानी लोधी वंश का शासनकाल 1526 ईस्वी तक रहा। और 1526 में जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में पराजित किया। उसके बाद मुगल वंश की स्थापना होती है। तो गुलाम वंश के शासन को समाप्त करके 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। इसने क्या किया? इसने किलो खरी को अपनी राजधानी बनाया। किलो खरी जो है यह दिल्ली में ही एक स्थान का नाम है। तो किलो खरी को जलालुद्दीन ने फिरोज खिलजी ने अपनी राजधानी बनाया था। जलालुद्दीन की हत्या जो है 1296 ईस्वी में इसके भतीजा व दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने काला मानिकपुर जो प्रयाग में है यहीं पे इसकी हत्या कर दी। 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी जो था दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली तथा गुरसास्प था। जिस प्रकार से जो घर का जो एक यूनिक नेम होता है किसी भी बच्चा का, उसी तरह से बचपन का नाम अलाउद्दीन खिलजी का अली एवं गुरसास्प था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना की नींव रखी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। क्या हुआ कि पहले के शासकों ने, जैसे इल्तुतमिश ने, नगद वेतन के स्थान पर भूमि देता था, मतलब अधिकारियों को, और अलाउद्दीन खिलजी ने नगद वेतन की शुरुआत की, यानी कि भूमि व्यवस्था को ख़त्म करके और नगद वेतन देना शुरू किया और अस्थाई सेना की नींव रखी, यानी अस्थाई सेना की शुरुआत की। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थाई सेना थी। यानी कि यह क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि दिल्ली शासकों में सबसे विशाल अस्थाई सेना किसके पास थी? तो इसका आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। यह भी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। देखिए, इसके पीछे एक कारण है। घोड़ा दागा क्यों जाता था, इसकी शुरुआत क्यों की थी अलाउद्दीन खिलजी ने? क्या हुआ था कि सैनिकों को शासकों के द्वारा जो घोड़ा दिया जाता था, यानी कि युद्ध में जाने के लिए, लड़ाइयाँ लड़ने के लिए, तो कुछ लोग ऐसे होते थे जो उस घोड़ा को व्यापारियों से बेच देते थे, और व्यापारी से बेच देने के बाद वो घोड़ा का अच्छा खासा दाम मिल जाता था, और उसके बाद व्यापारी फिर उसी घोड़ा को राजा के पास ले जाता था और फिर उसी घोड़ा को बेच देता था अच्छे दाम पर। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दिमाग लगाया, कई ऐसे लोग पकड़े गए होंगे, जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी ने यह नियम लगाया और सैनिकों के हुलिया लिखने का भी की प्रथा की शुरुआत की। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार। आगे है कि अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर बढ़ाकर उपज का 1/2 यानी 50% कर दिया था। यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है कि कौन ऐसा शासक था दिल्ली सल्तनत का जिसने उपज का 50% बढ़ाकर भू राजस्व कर दिया था? तो यहाँ अलाउद्दीन खिलजी था। इसने खम्स यानी लूट का धन, जब सेना कहीं आक्रमण करता था तो वहाँ जितने भी धन लूटे जाते थे उसमें भी अलाउद्दीन खिलजी अपना हिस्सा बढ़ा दिया था। यानी पहले के शासक जो थे, पहले के सुल्तान जो थे, उसमें 1/4 भाग यानी 25% हिस्सा लेते थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने उसमें अपना हिस्सा बढ़ाकर 3/4 भाग कर दिया था, यानी 75% हिस्सा लूट के धन में लेने लगा था। आगे इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया था। इसने अपने शासनकाल में मूल नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया, यानी कड़ाई से लागू किया था। उसके बाद है दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा था। यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसे भेजा था? तो मलिक काफूर को भेजा था। जमैयत खाना मस्जिद, यह अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया कुछ वास्तुकला का साक्ष्य है, जैसे जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला व हजार खम्मा महल। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया था। अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है, यानी सबसे इम्पोर्टेंट जो वास्तुकला माना जाता है वह अलाई दरवाज़ा को माना जाता है।
दैवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीबीआई। उसके बाद है यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सिकंदर सानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया था। यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन सा शासक था जिसने सिकंदर सानी की उपाधि से अपने आप को विभूषित किया था, तो यह अलाउद्दीन खिलजी ही था। उसके बाद है अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान ए रियासत नियुक्त किया था। ठीक है, नेक्स्ट है अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी जो था वस्तुओं का परमिट जारी करता था। सहना ए मंडी और सराय अदल, तो सहना या मंडी में खदानों को बिक्री के लिए लाया जाता था और सराय अदल में वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक, तेल एवं अन्य वस्तुएं बिकने के लिए आती थी। उसके बाद है अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो यह जियाउद्दीन बर्नी की कृति तारीख फिरोज शाही से हमको प्राप्त होती है। यह भी इम्पोर्टेंट है, इससे पूछा जा चुका है कि अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति का स्रोत क्या है, इस पुस्तक से हमको जानकारी प्राप्त होती है। तो इसका आंसर होगा जियाउद्दीन बर्नी की कृति तारीख फिरोज शाही से हमको इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है खजाइनुल फतूह, इसकी रचना किसने की है, तो अमीर खुसरो ने खजाइनुल फतूह की रचना की है। रिहला की रचना इब्न बतूता ने की है और फुतुह सलातीन की रचना इसामी ने की है। मूल नियंत्रण को सफल बनाने मुहतसिब यानी सेंसर एवं नाजीर इसे नाप तौल अधिकारी के कहा जाता था कि महत्वपूर्ण भूमिका थे। यानी मूल को नियंत्रित करने के में मुहतसिब एवं नाजीर का जो इम्पोर्टेंट रोल होता था। राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क, इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया था। पहले के जो सुल्तान होते थे उसने बहुत सारा ज़मीन ऐसा होता था जिसे इनाम के तौर पर या किसी को दान में दे दिया था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने उस भूमि को वापस ले लिया और उसे खालसा भूमि में बदल दिया। खालसा भूमि जो होता था यह डायरेक्ट राजा के शासक यानी सुल्तान के अधीन होता था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले कुछ कर थे, जैसे चराई कर या जो दुधारी पशुओं पर लगाया जाता था, और गड्ढी कर या घरों एवं झोंपड़ियों पर लगाया जाने वाला कर था। आगे है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 से 1306 ईस्वी के बीच में मंगोलों ने 6 आक्रमण किए थे। ठीक है, प्रथम आक्रमण 1297 ईस्वी में कादर खां के नेतृत्व में किया गया था। दूसरा आक्रमण 1298 ईस्वी में सल्दी के नेतृत्व में किया गया और तीसरा आक्रमण 1299 ईस्वी में कुतलू ख्वाजा के नेतृत्व में किया गया था। उसके बाद चौथा आक्रमण 1303 ईस्वी में तारगी के नेतृत्व में, पांचवा आक्रमण 1305 ईस्वी में अली बेग के नेतृत्व में और ततार्क के नेतृत्व में। इसमें 2 सेनापति थे, अली बेग और ततार्क। और छठा आक्रमण 1306 ईस्वी में कबक एवं इकबाल मंद, इसमें भी 2 सेनापति थे। इसके नेतृत्व में मंगोलों ने दिल्ली सल्तनत पर यानी दिल्ली पर आक्रमण किया था। उसके बाद है कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु जो है 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गई। उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को दिल्ली का सुल्तान बनाया गया, यानी कि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। यह भी अजीब प्राणी था भाई, इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहन कर आ जाता था। बर्नी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था, यानी पूरी तरह से यहाँ के नमूना ही था। इसीलिए इसी का जो सेनापति था, इसका वजीर जो था खुसरो खान ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी और स्वयं के दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। और मुबारक खिलजी था यह खलीफा की उपाधि धारण की थी, हिजड़ा है, खलीफा की उपाधि धारण कर लिया था। ठीक है, खुसरो खान ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। जो खुसरो खान मुबारक खिलजी का वजीर था, इसने मुबारक खिलजी को मार दिया और दिल्ली का सुल्तान बना। इसने क्या किया, इसने सेनापति, पैगंबर के सेनापति यानी कि अल्लाह ईश्वर के सेनापति की उपाधि धारण की। आगे बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए जाने वाले कुछ पद थे, जैसे दीवान रियासत, सहना मंडी, बरीद और मुनाहियान व गुप्तचर। दीवान रियासत जो होता था यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था, यह बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। उसके बाद सहना मंडी, प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक होता था, यानी मंडी का मतलब ही बाजार होता है, मंडी का बाजार का अधीक्षक होता था सहना मंडी। बरीद जो होता था बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था कि कोई गलत काम भी तो नहीं हो रहा है ना। उसके बाद मुनहियान और गुप्तचर गुप्त सूचना प्राप्त करता था। उस समय के एक विद्वान थे अमीर खुसरो, उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे अमीर खुसरो का मूल नाम जो था मोहम्मद हसन था और उसका जन्म जो है पटियाली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदायूं के पास हुआ था।
फिलहाल बदायूं जो उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है। 1253 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और उस समय के बहुत ही विद्वान थे, बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान थे अमीर खुसरो। वह बलबन से लेकर मोहम्मद, एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, पूछा भी जा चुका है कि कौन ऐसा संत था जो बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली सुल्तानों के दरबार में रहे थे। इन्हें तूती हिंद, भारत का तोता के नाम से भी जाना जाता है। सितार एवं तबले के आविष्कार, यह क्वेश्चन पूछ चुका है। सितार तबले का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार का श्रेय जो है अमीर खुसरो को ही दिया जाता है। आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर आपको यह पसंद आया होगा वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।